Radio Noida, 107.4 Radio Noida. ये है आपकी आवाज़, ये है आपकी आवाज़, ये है आपकी आवाज़, ये है आपकी आवाज़। समाज कुछ खास लोगों से बनता है, उनकी सोच और विचारों से सजता है। यहीं से मिलती है समाज को एक दिशा, खुलता है जिंदगी का एक नया रास्ता। हमारे साथ रोज होगा ऐसा ही कोई ना कोई एक मेहमान। सुनिए सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे नोएडा की शान। रेडियो नोएडा 107.4 पर मैं हूं सुशील भारती और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नोएडा की शान कार्यक्रम। जी हाँ श्रोताओं, हर बार की तरह हम आपको अपने एक नए मेहमान से मुलाकात कराना नहीं भूले हैं और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं बताना चाहता हूं अपने श्रोताओं को कि आज हम बात कर रहे हैं ममता श्रीवास्तव से। ममता जी कला की दुनिया में उनका एक नाम है, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में उन्होंने एक नाम कमाया है। आज ममता जी हमारे साथ इस नोएडा की शान कार्यक्रम में बनी हुई हैं। ममता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर। जी ममता जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो संगीत और नृत्य की जो दुनिया है, ये पहली बार आपको कब आभास हुआ कि शायद ये आपकी अपनी दुनिया है? बहुत छोटे से परिवार में रहा। माता पिता, मदर बहुत अच्छी डांसर रही, फादर बहुत अच्छा गाते थे, तो उनसे एक पैदाइशी कह लीजिए कि ये मेरा सौभाग्य था कि ये दोनों चीज़ मुझे उनके द्वारा प्राप्त हुई। और एक मार्गदर्शन भी, माता पिता पहले गुरु होते हैं, तो नो डाउट उन्होंने मुझे एक मार्गदर्शन दिया इस क्षेत्र में। और 3 साल की उम्र से मैंने ये शुरुआत की। एक फर्स्ट परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं, एक बच्चा स्टेज पे मंच पे जाता है, तो गाजियाबाद क्षेत्र के एक स्टेज से अपनी छोटी सी एक शुरुआत थी मेरी। किस तरह की यादें आपकी हैं कि आपके माता पिता जो हैं वो भी कलाकार थे और आप भी एक कलाकार हैं, तो जब आप पीछे पलट के देखती हैं उस दौर को, तो किस तरह की आपको यादें आती हैं कि जब आप 3 साल की थीं तो कहाँ कहाँ जाती थीं, पिताजी कहाँ लेके जाते थे, माता जी कहाँ लेके जाती थीं? इसमें सबसे बड़ा रोल कहूँ सर तो मेरी माँ का रहा। पिताजी तो नेचुरली थोड़ा डरते भी हैं और लड़कियों के लिए शुरू से एक प्रॉब्लम्स रही हैं, तो ऐसा नहीं था जो समय आज है वो हमने तब भी सफरिंग की थी। और फादर डरते थे, तो लेकिन मदर की कोशिश की नहीं, एक जुनून है बच्चे में, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ दिखाई दे रहा होगा मेरे अंदर, तो उन्होंने एक शुरुआत की। और गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड से मैंने एक पहली सी शुरुआत की थी। एक मुझे याद आता है दशहरे का एक बड़ा लवली प्रोग्राम था वहाँ पे, तो तब मैंने एक गाना स्टार्ट किया था और छोटी सी थी तो डांस किया, हमारा ठुमका बदल गई चाल में तो वहाँ से बिगनिंग मिली मुझे। और देन उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे लोगों का साथ मिला। 9 साल की उम्र से फिर सिखाने के क्षेत्र में आई मैं इसमें, और उसमें मेरा मार्गदर्शन किया गाजियाबाद के गुरुजी मेरे पंडित हरिदास शर्मा जी को, कि सारा श्रेय उन्हीं को जाता है कि उन्होंने उनसे आपने किस विधा में शिक्षा प्राप्त की? उनसे मुझे पूरा विधिवत एक मार्गदर्शन शिक्षा में मिला, शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात थी कि एक कहूँ कि सिखाने के क्षेत्र में उन्होंने मुझे सबसे पहले पता नहीं किस विश्वास से भेजा। और 9 साल की उम्र में उन्होंने बोला कि एक आपको कहा कि आप सिखाइए। यस, मतलब 9 साल की उम्र में आप अध्यापक हो गई। यस। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य था। कुछ गुरु थे, गुरु हैं, तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा और नेचुरली खट्टे मीठे अनुभव रहे। और मिडिल क्लास एक फैमिली थी, माता पिता दोनों टीचर थे, तो बड़ा मुश्किल था सीखना भी सिखाना भी, तो बहुत सरवाइव भी किया, स्ट्रगल था उसमें, लेकिन बस एक पैशन, एक जुनून रहा जो मुझे यहाँ तक ले आया। जो आपने नृत्य जो सीखा है तो वो उसके बाद आपने सीखना शुरू किया या 9 साल की उम्र से पहले ही आप सीखना शुरू कर चुकी थी? नहीं, मैंने स्टार्ट 7 साल की थी तब गुरुजी ने एक फादर मेरे उनसे मिले, तो उन्होंने बोला अभी बहुत छोटी है। फिर उसके बाद वो 2 साल के गैप के बाद फिर पहुंचे लेके, और देन वहाँ से उन्होंने मेरा टेस्ट लिया एक छोटा सा, तो जस्ट वो सिखा रहे थे, तो जैसे एक बच्चा नकल करता है मैंने भी नकल करनी शुरू कर दी और उसके बाद हूबहू वैसा उतार दिया। तो और जैसा कुछ गाना गा रहे थे वैसे गा के सुना दिया। तो उन्हें एक वो मिला कि एक साथ 2 चीजें हैं, कि गाना भी है और प्लस नृत्य भी है। तो वहीं से एक दोनों की जर्नी शुरू हो गई और इस तरह से फिर गाने के क्षेत्र में भी आई, जिले स्तर पे, नेशनल स्तर पे, फिर उन्होंने कॉम्पिटिशन्स भी भेजना, वहाँ से काफ़ी सारे प्राइजेस लिए। तो इस तरह से एक शुरुआत हुई। जी हाँ श्रोताओ, एक शुरुआत जो है वो बहुत बड़ी होती है। अगर आपने पहला कदम बढ़ा दिया है तो
कहीं ना कहीं उसकी परिणति जो है वो ज़रूर होती है। और ममता जी आज एक सक्षम कलाकार हैं, एक अच्छी संगीतज्ञ हैं और एक नृत्यांगना हैं। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपने नृत्य और संगीत से समाज को भी संवारा है, खुद को भी संवारा है। ममता जी, जैसा कि आपने बताया कि जो एक शिक्षा आपको मिली, एक माहौल जो मिला, वो एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार और पिता और माता दोनों शिक्षक, और उसके बावजूद भी जो लगन है, जो आपका जुनून है, वो यहाँ तक आपको लेके आया। क्या उसके लिए कोई बाद में आपने कोई विधिवत शिक्षा ली, किसी स्कूल से आप जुड़े, किस तरीके से आपने आगे की जो यात्रा है वो कैसी रही आपकी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी सारी एजुकेशन संगीत से ही रही और उसमें सारा मार्गदर्शन मुझे पंडित जी, गुरु जी से मिलता रहा। और उसके बाद करीब मुझे ये कहिए कि एक बार अपने घर में यूं ही बैठे गुनगुना रही थी एक कंपोजिशन, तो बस वहीं से एक व्यक्ति थे पड़ोस में आए हुए थे, उन्होंने सुना। आवाज़ सुनने के बाद वो ऊपर आए और आकर उन्होंने मेरी मदर से बोला कि उसको कहीं और अच्छी जगह आप लेकर जाएं तो कुछ बढ़िया होगा। और इस तरह से मैंने दिल्ली की सड़कों को ये कहिए कि छानना शुरू किया। गाजियाबाद से एक जम मिला मुझे दिल्ली की तरफ। वहाँ मेरी मुलाकात हुई पंडित छोटेलाल जी से, जो अपने आप में नामी म्यूजिक डायरेक्टर रहे। तो उसके बाद सेम वहीं पर भी यही हुआ कि वो एक रिकॉर्डिंग कर रहे थे और बड़ी अच्छी कंपोजिशन सुन रही थी मैं उनकी। तो उन्होंने उसको बोला कि आप गा सकते हो। तो उस समय आई वॉज 11 हो चुका था, 11-12 की स्टूडेंट हो चुकी थी। तो फिर मैंने कहा गुरुजी मैं कोशिश करती हूँ और मैंने उसको वैसा का वैसा उतारा। तो बहुत खुश हुए और उसके बाद ऐसे ही मैंने उनको बोला कि नाच के भी दिखाऊंगा आपको और इस तरह से फिर वहाँ से भी यही रहा। फिर वो मुझे लेकर मंदिर में जहाँ भी अच्छे अच्छे मंचों पर उन्होंने उतारा, एक विश्वास दिखाया मुझ में, तो मेरा भी हौसला बढ़ा और बहुत सारी उनकी कंपोजिशंस, गज़लें मैंने गानी शुरू की। तो वहाँ से दिल्ली के मंच पे शुरुआत रही मेरी। क्या कंपोजिशन थी वो, थोड़ा हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि अगर आपको याद हो तो। नहीं श्योर सर, कहते हैं बचपन की यादें कभी भूलता नहीं आदमी। तो नो डाउट शायद मैं कोशिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ सभी को पसंद आएगी, क्योंकि बड़ी मेरे भी दिलो दिमाग में है आज भी वो। मेहंदी क्या पिस के रंग लाती है, मेहंदी क्या पिस के रंग लाती है, गीत रंगीनियों के गाती है, गीत रंगीनियों के गाती है, गाती है, मेहंदी क्या पिस के रंग लाती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर आपने गुनगुनाया कि। और ये कंपोजिशन थी तो ये छोटेलाल जी की जो संगीत, छोटेलाल जी की कंपोजिशन फर्स्ट टाइम सुनी थी मैंने। जी। और तो आप तो काफी चार्ज हो गए, तभी आपने शायद कहा कि मैं नाच के भी दिखाऊंगा शुरू से ये कई एक्टिवनेस बहुत थी और नो डाउट कि एक माहौल उसी तरह में पली बड़ी थी, तो वो नहीं था, हेजिटेशन नहीं थी। और वैसे भी शिक्षक अगर माता पिता हैं तो बोलना तो निश्चित रूप से उन्होंने सिखाई दिया होगा। एक चीज़ और भी मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कथक आपने सीखा है, तो कथक भी जैसे एक कहा जाता है कि एक बनारस घराना है और एक लखनऊ घराना है, दो घराने। मेरा जयपुर घराना, आपका जयपुर घराना है। तो थोड़ा सा एक डिफरेंस आप हमें बता पाएंगे कि लखनऊ और स्टाइल का फर्क होता है सर। जी, जैसे कहते हैं ना, बात तो सभी वही कहना चाहते हैं। संगीत पूरा एक धर्म भाषा किसी चीज का वो नहीं होता, अपने आप में किसकी अपनी बात है। तो वही है कि बात हम शायद वही भावों का खेल है कि कृष्ण लीला हो चाहे राम की लीला हो, तो बात में बस एक मुद्राओं का अंतर होता है, फुटवर्क है, मुद्राएं हैं, एक्सप्रेशंस हैं, कि वही है। तो इसी में एक कंपोजिशन भी की थी मैं, अगर आप दें तो ये हमारी कलावती राग में कंपोज किया इसको। ग प ध नि ध प ग प ग स नि द स, काहे छेड़त नंदलाल डगरिया, काहे छेड़त नंदलाल डगरिया, पनिया भरन जाऊं राह में रोकत, पनिया भरन जाऊं राह में रोकत, पनिया भरन जाऊं राह में रोकत, काहे करत बेहाल संवरिया, काहे छेड़त
नंदलाल। क्या बात है, क्या बात है। अगर ये कॉम्पोजिशन अगर इसको कहें तो ये जयपुर घराना से ताल्लुक रखती है? जयपुर घराने से भी, और कंपोज किया इसको भावों के खेल से, जैसे मैंने आपको बताया कि डांस क्या है, भाव का खेल है। संगीत में कहते हैं गायन के क्षेत्र में सुर और ताल, तो नृत्य में भाव होता है। नृत्य में भाव होता है, मुद्राएं होती हैं। हाँ, एक्सप्रेशंस हैं, फीलिंग्स हैं, और वो हमारे सभी के जीवन में है। बस उसे मंच पे ले आते हैं तो हम एक्टर बन जाते हैं। जी हाँ श्रोता, बिल्कुल सही कहा कि ये सब हमारे जीवन में है, और जब आप उसको मंच पे ले आते हैं तो वो कला बन जाती है। ममता जी, एक चीज़ और भी मैं जानना चाहता हूँ कि आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि जैसे गुरु शिष्य परंपरा, आप बार बार अपने गुरु का नाम ले रही हैं जी। बार बार ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, उनकी एक कृपा थी। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि एक समाप्त होती जा रही है। कहीं ना कहीं कमर्शियल एंगल जो है वो बहुत ज्यादा हावी है। तो आप क्या मतलब बताना चाहती हैं कि जो नए जो लोग हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं आप? सर, आज के जो जनरेशन है उससे मैं यही कहूँगी कि शॉर्टकट इसका रास्ता नहीं है, और टैलेंट के लिए हमारे संगीत में कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है। तो ये कभी छुपता भी नहीं है। अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं पैशन है तो वो डेफिनेटली आपको वो जगह देगा। और गुरु और शिष्य परंपरा शुरू से रही है। जीवन में कहते हैं कि माँ बाप के बाद सबसे पहला स्थान गुरु का ही होता है। तो आज की जनरेशन शायद इस चीज से भटक रही है, और कहीं ना कहीं एक शॉर्टकट में एक भाग रहे हैं लोग, कि बस उनको लगता है कि बहुत इजी है चैनल्स, टीवी और स्टेज। इसका रीजन ये भी है, शायद ये कह सकते हैं कि कुछ आसान भी हो गया है। जब हम लोग सीखते थे तो व्हाट्सएप नहीं, नेट नहीं, तो बड़ी मुश्किलें हमने झेली हैं इन चीजों को लेके। आज के स्टूडेंट्स को लगता है इट्स वेरी इजी, तो उनको गुरु शायद वो सब चीज़। अभी मैंने एक बच्चे से बात की कि बेटे आप हारमोनियम के लिए, उन्होंने मुझसे फ़ोन किया, तो मुझसे कहता है कि मैंने उनसे पूछा आपने कहीं सीखा है कुछ पहले ज्ञान, तो उसने मुझसे एक जवाब दिया कि मैडम मैं नेट से सीख लेता हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, और मैंने उसको फिर समझाया भी कि नेट पे ठीक है, लेकिन सब चीज़ें अवेलेबल हैं आज की डेट में। कहते हैं गूगल से बड़ा गुरु नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये हमारा। और जब तक उस्ताद नहीं होता, कहते हैं शागिर्द, शाह के आगे पीछे जो घूमे वो शागिर्द है। तो हमने सेवा की, और सेवा भाव से बहुत कुछ मिलता है। सेवा भाव से मेरी सोच है, जहाँ तक आपकी सोच है। आप कह रही हैं कि जैसे कुछ टेक्नोलॉजी की आप बात कर रही हैं कि टेक्नोलॉजी से बहुत आसान भी हुआ है, तो क्या कहना चाहती हैं? मतलब यही कि जो उस समय सुविधाएं नहीं थी, वो सुविधाएं आसान हैं। बहुत रियलिटी शोज नहीं थे, ये कहिए थे ही नहीं। अब स्टेज पे स्कूल में टीचर ने मौके नहीं मिलते थे। ऐसे बहुत सारे गुणीजन हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे मंच पे, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। उस समय तक उनकी उम्र हो जाती है, समय निकल चुका होता है। आज का बच्चा ये है कि 3 साल 4 साल का है, मदर फादर बहुत एफर्ट्स करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उनको ले जाने में नहीं झिझकते, डरते नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं, चेंजेस तो है, काफी परिवर्तन है, नई टेक्नोलॉजी है, माता पिता भी काफी ओपन है, बहुत सारी चीजें बदलाव आया है। लेकिन जो मोहम्मद रफ़ी हैं वो तभी पैदा हुए थे, वो आज नहीं पैदा हो रहे हैं। मुकेश जो है वो तब पैदा हुए थे, आज नहीं पैदा हो रहे हैं। नेट पे कोई गाना नहीं डाला था। लता मंगेशकर जो है जो पैदा हुई तो उसके बाद दोबारा नहीं पैदा हुई। तो ये क्या बात है? ये तो आप जो कि इस लाइन में है, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या खास बात है इसकी? सिर्फ भाग्य भी होता है। कई बार ये कहते हैं हमारी लाइन में भाग्य भी बहुत बड़ी चीज है, कि जैसे मैंने आपको बताया बहुत गुणीजन है, और मेरे से भी स्कूल भी चलाया मैंने, स्कूल चल रहा है मेरा, एकेडमी भी है, और अब ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में एज ए म्यूजिक की एचओडी भी काम कर रही हूँ। तो बच्चों के बीच में एक उनका साइकोलॉजिकल रीडिंग भी पढ़ती हूँ कहीं ना कहीं। तो है क्या कि बड़ा, जैसे जब कोई चीज आसान लगने लगती है तो शायद उस चीज की क्वालिटी भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है। हाँ, अब उसमें मुश्किलें थी, हाँ नेचुरली सी बात है, उसका वैल्यू जो है वैल्यूज कम हो जाती है। तो बच्चों को भी लगता है, पेरेंट्स को भी लगता है कि भी ठीक है, आज इतने टैलेंट हंट शो हैं, इतने रियलिटी शोज हैं, तो उनके अंदर एक भ्रम है कि हम कुछ देंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि भीड़ सी जमा हो गई है। लेकिन फिर भी जैसा मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं उन्हीं में से शायद कोई रफ़ी साहब जैसा तो नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ उनके इर्द गिर्द या लता जी जैसा तो बहुत मुश्किल है उन जैसा बनना। क्योंकि मैं कहती हूँ शायद रफ़ी साहब इसी चीज़ के लिए दुनिया में आए थे, या लता जी का जन्म इसी चीज़ के लिए हुआ, तो उनके तो आसपास भी बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि ये जन्मों का है। संगीत कभी एक जन्म का नहीं होता, संगीत संस्कार से मिलता है। और हम चाहे
सभी चीज कितनी भी लगाते रहे, भाग्य और कोई अच्छा व्यक्ति, अच्छा सुनकार कि कब मिल जाए और उसका क्या आपके लिए क्या अच्छा लग जाए, उसको कब कहाँ से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो आप रुक भी नहीं सकते, आप उसे रोक भी नहीं सकते। ऐसी बात है कि कहीं ना कहीं एक ईश्वर प्रदत्त जो प्रतिभा है वो उस पर अगर ये ईश्वरीय देन है। ईश्वरीय देन और कहते हैं कई साधनाओं से तपस्या है, संगीत एक तपस्या है, साधना है। हम ठीक है, हम कमर्शियल होते जा रहे हैं और बहुत कुछ, लेकिन हम बच्चों को भी जितना समझा सकते हैं कि आप इधर उधर ना भागें, पहले सीखें अच्छा से, एक विधिवत उसकी शिक्षा लें। 16 अब आज का 4 साल का बच्चा ठीक है कुदरती नाचता है, तो अब माँ बाप होने के नाते सभी को अपना बच्चा प्यारा होता है। अगर वो हल्की सी भी कमर चलाता है तो मम्मी कहती है मेरा बेटा बहुत अच्छा नाचता है, बहुत अच्छा। और हमारे पास आते हैं ऐसे पेरेंट्स, तो हम उन्हें समझाते हैं कि आप इनको पहले 15 साल 14 साल पहले इन्हें पता तो चले कि नृत्य है क्या, या उसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, नृत्य की डेफिनेशन क्या है। पहली बात तो परिभाषा ही समझनी जरूरी है, उसके बाद नृत्य बाद में होगा, पहले तो समझना बहुत जरूरी है। एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि आज की जो शिक्षा है, जिस तरह से लोग क्लासिकल संगीत की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग हैं जिनको क्लासिकल संगीत के बारे में जाना गया है, चाहे जैसे अगर सुरेश वाडेकर साहब की बात करें, और बहुत सारे ऐसे भी हमारे इंडस्ट्री में गायक संगीतकार हैं जिनका शायद उतना क्लासिकल रियाज और ये सब नहीं है उनका, लेकिन वो भी कामयाब है, ये उनके ऊपर भी ईश्वर की कृपा है। बहुत सारे राग जैसे कहा जाता है कि क्लासिकल में सिखाए जाते हैं, राग यमन, राग तोड़ी, भैरवी, भैरव, मारवा, कई तरह के जो राग हैं वो संगीत में सिखाए जाते हैं। और जब उस्ताद सिखाता है तो साल साल एक राग में लगे रहते हैं और वो चलता रहता है। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ और हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि जो अभी की जो शिक्षा पद्धति है क्या यही है, या कुछ शॉर्टकट अपना लिए जाते हैं, या कुछ लगता है कि नहीं वो तो पुराना तरीका हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है सर। जो संगीत को समझते हैं सुशील जी, उसमें है कि जो वास्तव में जानकार हैं वो इस चीज़ से नहीं भागते। संगीत एक अभ्यास का क्षेत्र है, आप जितना करेंगे उतना निखरेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि चमत्कार को एक नमस्कार है, तो अपने हम बच्चों से कहते हैं कि अपने ही देश में इतना सब कुछ छुपा है कि आप कहते हैं ना कि पिज्जा बर्गर आप खिलाते ज़रूर हैं, लेकिन जो देसी उसमें है वो बाहर की चीज़ों में नहीं होता। तो अपना सीखते हुए अगर हम बाहर की चीज़ों को इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा। और क्लासिकल क्षेत्र का है कि बेस बनाता है, जैसे एक छोटे बच्चे को ABCD सिखाई जाती है और हम कोई भी आ ई पढ़ाते हैं, तो क्लासिकल वो क्षेत्र है। इससे हाँ, अब जैसा कि आपने कहा कि इंडस्ट्री में भी कई लोग हैं क्लासिकल नहीं सीखा बट फिर भी कामयाब हैं, तो मैंने आपसे पहले एक वर्ड बोला था कि स्वर ईश्वर की देन है। हाँ, उसको निखारता उस्ताद है, गुरु उसको निखारता है जैसा, तो वही चीज़ है सेम। अब आजकल के बच्चों में इतने पेशेंस नहीं कि वो 6 साल 8 साल पहले 10 साल एक ही राग को लिए बैठे रहे। तो अब मेरा अगर मैं कहूँ तो मैं थोड़ा सा उनको ये कहिए कि उनके लुक को देखते हुए, आजकल के क्रिश्चियन या जनरेशन को देखते हुए, उनको हम दोनों देने की कोशिश करते हैं कि उनको अपना भी समझाया जा सके और जो समझना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, क्योंकि नो डाउट जनरेशन का गैप, एक कहते हैं हर 5 साल बाद एक जनरेशन गैप होता है। तो आज के बच्चे के अंदर अब दूसरी चीज़ क्या है कि सभी लोग एकल भी हो गए, सब परिवार इंडिविजुअली रहने लगे, तो बच्चे में एक शाइनेस भी होती है, एक लाडलापन भी होता है। पहले 6-6 7-7 भाई बहन एक साथ रहा करते थे, तो उतना स्ट्रगल माँ बाप या बच्चे झेलते थे। अब वो सिचुएशन नहीं है, अब वो सिचुएशन बदल गई है। काफ़ी कुछ, ये नहीं थोड़ी बहुत कुछ बदल गया है। जी, बहुत कुछ बदल गया है। जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ बदल गया है और आपने भी, बट उसी में हम अपनी अगर शास्त्रीय संगीत को बचा सकें, क्लासिकल को, तो जितने भी हैं मैं उनसे यही कहूंगी, अगर वो सुन रहे हैं तो अपनी चीज़ों को ना छोड़ें, और आगे भी बढ़ना है तो अपनी चीज़ को लेते हुए अपना, कहते हैं ना कहीं भी घूम आइए लेकिन जाना अपने घर में ही है। जाना अपने घर में, तो अपने घर को ना छोड़ें, अपनी इस कला और संस्कृति को ना छोड़ें, और वही आपका शायद लगता है कि आधार है संगीत का। ममता जी, एक चीज़ और कि आप अभी जो आने वाली जो 5 तारीख है, संडे का दिन है, और आप गालिब इंस्टीट्यूट में एक अच्छा सा प्रोग्राम कर रही हैं, सुर झंकार, जो आपकी कल्चरल सोसाइटी है उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम कर रही हैं, और जिस प्रोग्राम का नाम भी आपने बड़ा खूबसूरत रखा है, छूले आसमान। तो क्या है ये प्रोग्राम और
कौन लोग आ सकते हैं इस प्रोग्राम में, इसकी रूपरेखा क्या है, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने म्यूजिकल कैरियर में, म्यूजिक के उसमें मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और मैंने पाया कि कुछ आर्टिस्ट मिसगाइड भी होते हैं, उनको सही ट्रैक नहीं मिलते। तो मैं बॉम्बे गई थी 2009 में, जहाँ मैंने बुगी बुगी किया और आपके उससे ये कहिए कि जावेद जाफरी जी ने एक स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया मुझे, ये मेरा प्लेजर था। तो मेरी मुलाकात हुई अनूप जलोटा जी से और वहाँ से मुझे एक नाम मिला सुरझनकार, उनका संस्था का नाम है सुर श्रृंगार। तो वहाँ से एक मेरी सोच पैदा हुई कि क्यों ना एक ऐसा मंच खड़ा किया जा सके जहाँ ऐसे कलाकारों को लाया जा सके जो हैंडीकैप तो नहीं कहूंगी मैं, खैर ये शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ईश्वर ने जो भी इस्तेमाल किया जाता है। एक अभी अमिताभ बच्चन ने मुझे एक वर्ड दिया दिव्यांग, तो शायद जो भी बेहतर समझे उनके लिए। तो उनके आर्टिस्टों के अंदर हुनर बहुत देखा मैंने, काफ़ी सारी आउटिंग की, स्कूल्स में गई मैं, कॉलेजेस अटेंड किए, तो वहाँ मुझे लगा कि इनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं और क्यों ना उनसे मिलकर एक मंच सजाया जाए। तो एक नाम सोचा, आया मन में उभर के, छू ले आसमां। इसी को लेके आने वाली 5 जून को आपके गालिब इंस्टीट्यूट में है एक प्रोग्राम और नेचुरली कलरफुल म्यूजिकल शो रहेगा जिसमें कि हमारे संदीप मारवा जी रहेंगे, वो वहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट हैं और ऑनर है हमारा, इट्स अवर प्लेजर कि उन लोगों से ये प्रोग्राम सजा हुआ है और उनकी मोटिवेशन से ऐसे कलाकारों को आगे कुछ प्रेरणा मिल सके या शायद प्लेटफॉर्म मिल सके। तो इसी मकसद से एक कार्यक्रम मैंने बनाया, छू लें आसमां, और सुनने वालों से भी है गुजारिश है कि वो वहाँ आए, इन लोगों के प्रेरणा स्रोत भी बने और उनको आगे कुछ, क्योंकि उन लोगों का ब्लाइंड है, बच्चे हैं, तो उनके लिए एक ऐसी चीज़ हो जाती है जैसे पता नहीं उन्हें क्या मिल गया। और वहाँ पे मनोज तिवारी जी हमारे रहेंगे, वो भी वहाँ पर शिरकत करेंगे जी। और ऐसे इंदु खन्ना जी हैं, नलिनी कमलनी जी हैं, तो जितने भी लोग हमने बेहतर से बेहतर हमारे समाज के इस संगीत जगत के, संगीत क्षेत्र के जुड़े हुए ऐसे लोग वहाँ पर शिरकत करेंगे प्रोग्राम में। जी हाँ श्रोताओ, संगीत जगत के और वैसे भी समाज के प्रतिष्ठित लोग जो हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। आप भी इस मौका को न छोड़िएगा क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ही खास है और खास इसलिए है कि ये डिफरेंटली एबल्ड लोगों की कला का मुजाहरा है। ये आमतौर पे आपको देखने को नहीं मिलेगा और मुझे लगता है कि उनकी हौसला अफजाई के लिए आपको जरूर इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। और मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, ये सुरझनकार का जो प्रोग्राम है ये गालिब इंस्टीट्यूट जो माता सुंदरी कॉलेज के पास है, वहाँ पर ये संडे को 6 बजे से लेकर 10 बजे रात तक चलेगा। और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं ममता श्रीवास्तव। ममता जी, आगे आपकी क्या ऐसी योजनाएं हैं कि किस तरीके से आप संगीत को आगे ले जाना चाहती हैं, नृत्य को आगे ले जाना चाहती हैं, वो हमारे श्रोता जानना चाहते हैं। सर, मुझे ये कहिए कि संगीत से प्यार है और इसके लिए बस समाज में भी कुछ करना चाहती हूँ और आगे आने वाले समय में कि एक स्कूल बनाया जा सके, इसके जितने भी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं आप लोग के सहयोग से। और सबसे पहले मैं आभारी हूँ आपकी खुद की कि आपने मुझे आज सुना और लोगों तक ये संदेश पहुंचाया आपने, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इस स्टूडियो का, इस जगह का, सभी चीज़ का ये मेरा भाग्य है कि आज मैं यहाँ आई और मुझे लोगों तक अपना ये संदेश या जीवन के सफ़र को समेटने का एक मौका भी मिला। तो आगे आने वाले समय में है कि एक ऐसा स्कूल बनाया जा सके इन लोगों के लिए, हैंडीकैप बच्चों के लिए, ब्लाइंड आर्टिस्टों के लिए। तो बस दुआ करिएगा ईश्वर से कि ये सफ़र चलता रहे और मैं उन लोगों के लिए इस दिशा में कुछ प्रयत्न कर सकूँ, कुछ प्रयत्न कर सकें। कहा भी जाता है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। आपने चाहत अगर की है और अगर सच्चे मन से चाहत की है तो कहा जाता है कि पूरी कायनात जो है वो आपके साथ जुट जाएगी और उस कार्य को जरूर अंजाम मिलेगा, क्योंकि आपने जो कॉज लिया है वो बड़ा ही अच्छा सोशल कॉज है कि आपने डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनकी कला के प्रदर्शन का आपने कार्यक्रम आप कर रही हैं और निश्चित रूप से आपका एक स्कूल जरूर इंशाल्लाह बनना चाहिए और उसमें आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। रेडियो नोएडा पर आने के लिए, रेडियो नोएडा से बहुत सारी बातें साझा करने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, इट्स आवर प्लेजर, माय प्लेजर कि आज मैं यहाँ तक आई और जैसा कि मैंने कहा आपने सुना, एक समय दिया, तो आप सबका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं ममता श्रीवास्तव इजाजत देती हूँ। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। In the morning, at blue
ये है आपकी आवाज़ 107.4 ये है आपकी आवाज़ all the time 107.4 Radio Noida 107.4 Radio Noida 107.4 Radio Noida 107.4